आज हम लोग बिलियन को आगे बढ़ाते हैं। जो केमिस्ट्री 12 क्लास का सीरीज चल रहा है, आज हम लोग देखेंगे 2.5 एनसीईआरटी आदर्श तथा अनादर्श बिलियन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक को बहुत अच्छा से आपको समझना पड़ेगा। इससे रिलेटेड ग्राफ को भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इस टाइटल में कुछ होने वाले शब्दों का प्रयोग जो होगा उसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि अन्योन्य क्रिया क्या होता है। अन्योन्य क्रिया ये समझिए, और दूसरा का टाइटल को देखेंगे कि विद्युत ऋणात्मकता क्या है। ठीक है, अन्योन्य क्रिया और विद्युत ऋणात्मकता दोनों बातों को समझिए। अन्योन्य क्रिया जब आप फर्स्ट ईयर फिजिक्स में पढ़े होंगे तो वहां न्यूटन का जो थर्ड लॉ था वहां पर आया था कि एक गेंद पर जितना आप फोर्स लगाते हैं, एक गेंद पर जितना भी आप फोर्स लगाते हैं, ठीक है, गेंद जब धरती पर जाती है, अर्थ पे जाती है, तो अर्थ भी उतना ही बल उस पर आरोपित करती है। ठीक है, मतलब क्रिया और प्रतिक्रिया, ठीक है, क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों के सम्मिलित रूप को ही कहा जाता है अन्योन्य क्रिया। तो यहाँ पर भी दो कंपोनेंट जो है आपस में अन्योन्य क्रिया करके तीसरा कंपोनेंट का निर्माण करते हैं। मतलब ये होता है कि आपस में किसी प्रकार का जो है, मतलब किसी प्रकार का झगड़ा नहीं, ऐसे आप भी समझ सकते हैं, किसी प्रकार का द्वेष नहीं, इस टाइप से समझ सकते हैं कि जितना क्रिया उतना ही प्रतिक्रिया। तो इसी सम्मिलित रूप को बोला जाता है अन्योन्य क्रिया। और आगे है विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूज यहाँ इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर कंसेप्ट आएगा हाइड्रोजन बॉन्ड का। इसका आएगा कंसेप्ट, हाइड्रोजन बॉन्ड का कंसेप्ट आएगा। तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड का कंसेप्ट आएगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए आवश्यक शर्त आपको बताया गया था कि आवश्यक शर्त इसका क्या है, नेसेसरी कंडीशन हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए क्या होता है। तो सबसे पहला कंडीशन है कि हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए, ये तो सभी कोई जानते हैं, हाइड्रोजन होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन है कि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट चाहिए, मतलब उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व चाहिए। तो उस तत्व में भी उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व होना चाहिए। और इसमें भी आपको ध्यान देना है कि उस तत्व का परमाणु संख्या 10 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। एकदम ये बेसिक है, बातों को समझिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए आपके पास 3 कंडीशन होना चाहिए। पहला था कि हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। उसके बाद जो है दूसरा जो कंपोनेंट है, जैसे ए बी आवश्यक शर्त है। मान लीजिए कि ए हाइड्रोजन हो गया तो बी क्या होना चाहिए, तो बी होना चाहिए विद्युत ऋणात्मक तत्व, वो भी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट होना चाहिए। और उसके बाद इसका परमाणु संख्या जो है 10 से कम होना चाहिए, तभी जाकर उच्च विद्युत ऋणात्मकता तत्व होगा। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड का कंसेप्ट है। तो ये दोनों बातों का यूज जो है आज के कंसेप्ट में हम लोग अब लगाएंगे। आदर्श बिलियन सबसे पहले इसके अंतर्गत पढ़ते हैं हम लोग 2.5.1 आदर्श बिलियन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल से आपको नाम भी पता चल रहा है, मतलब अच्छा बिलियन के बारे में आपको आज पढ़ना है, स्टडी करना है। तो अच्छा बिलियन के बारे में स्टडी स्टार्ट करते हैं। बैठे, सबसे पहले जानिए कि पिछले क्लास में आपने क्या पढ़ा था। तो पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि वाष्प दाब और राउल्ट का नियम, और उसके बाद भी हम लोग देखे थे कि राउल्ट का नियम और हेनरी का नियम का एक विशेष स्थिति क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो पहले राउल्ट के नियम को मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि राउल्ट का नियम क्या होता है। तो राउल्ट का नियम किसी विलयन का जो आंशिक दाब होता है, आंशिक वाष्प दाब जो होता है, उसके मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, तो अगर मोल अंश के समानुपाती, तो इस टाइप से हम लोग लिख रहे थे कि P1 जो है, अब यहाँ P1 नॉट x1 हो जाएगा और P2 प्रोपोर्शनल x2, और यहाँ P2 इक्वल टू P2 नॉट x2। और जब ये टोटल हम लोग निकाल रहे थे तो P बराबर लिख रहे थे टोटल। ठीक है, तो दोनों को क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे, P1 प्लस
P2 ये टोटल निकल कर आ रहा था। और इसको ऐसे पुट अगर कर देंगे तो P1 का वैल्यू रखेंगे P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2, ये वैल्यू आ रहा था। तो रॉल्स लॉ का क्यों प्रयोग है, देखिए ध्यान से। डिफिनेशन आदर्श विलयन का बहुत भारी नहीं है, आप आदर्श विलयन को बहुत अच्छा से समझ सकते हैं। डेफिनेशन को कह रहा है कि ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, ठीक है, क्या कहलाएंगे, आदर्श विलयन कहलाएंगे। तो अब आदर्श विलयन को समझने के लिए आपको राउल्ट के नियम तो जानना ही पड़ेगा। तो ये राउल्ट का नियम है, आप अपने दिमाग में रख लें और बार बार मैथमेटिकल को लिखें, ताकि आप कहीं पर भी राउल्ट लॉ का एक्सप्रेशन गणितीय व्याख्या के लिए पूछ दे कोई, तो आप उसको तुरंत गणितीय व्याख्या कर दीजिए। तो कह रहा है कि ऐसा विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है। तो राउल्ट का नियम का मतलब ये पालन करता है, P1 प्लस P2 को ये पालन करता है। तो वैसे विलयन को क्या कहा जाता है, वैसे विलयन को कहा जाता है आदर्श विलयन। अब इसके बारे में और पढ़ते हैं। पहला तो हो गया कंडीशन जो है, देखिए यहां पर मैं कंडीशन को एक्सप्लेन करते जा रहा हूं। कंडीशन, तो कंडीशन हुआ कि पालन करेगा, राउल्स लॉ को पालन करेगा P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2, इसका पालन कर दिया। तो इस प्रकार के विलयन को क्या कहेंगे, आदर्श विलयन। फिर कह रहा है कि इस प्रकार के विलयन के आयतन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अब आयतन से पहले हम लोग देखते हैं कि आदर्श विलयन कैसे तैयार होगा। तो देखिए, एक A कंपोनेंट है, एक B कंपोनेंट है, मिलकर A B आपस में अन्योन्य क्रिया कर रहे हैं। तो पहले ध्यान दीजिएगा कि A और A के बीच अन्योन्य क्रिया जो है हुआ, उसके बाद B और B के बीच अन्योन्य क्रिया हुआ, और फिर A और B के बीच अन्योन्य क्रिया हुआ। तो अब थोड़ा सा बेसिक समझिए, अब यहां पर लिखते चलिए आप, A अन्योन्य क्रिया, मतलब A और A के बीच किसी प्रकार का कोई भी द्वेष नहीं है। B और B अन्योन्य क्रिया, और यहां A B अन्योन्य क्रिया, फिर ये दोनों मिल गए। तो इस प्रकार से एक विलयन का निर्माण हो रहा है। और ये जो विलयन है, ये विलयन पूर्ण रूप से राउल्ट के नियम का पालन करता है। तो इस प्रकार के विलयन को ही कहा जाता है आदर्श विलयन। तो अब आगे चल के देखना है आपको, कह रहा है यहां पर कि इसके आयतन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। इन बातों को समझिए कि अगर A कंपोनेंट और B कंपोनेंट, अगर इसका आयतन 10 ml है, ठीक है, और इसका भी आयतन 10 ml है, ठीक है, तो इन दोनों आपस में अन्योन्य क्रिया करके कितना आयतन बना लेंगे, 20 ml आयतन बना लेंगे। तो क्या अब आप सपोज कीजिए कि क्या वॉल्यूम में परिवर्तन हो रहा है, तो बिल्कुल वॉल्यूम में परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि 10 ml था, ये भी 10 ml था, तो 10-10 20 ही हुआ। तो इसमें किसी प्रकार का तो ना कमी हुआ और ना ही बढ़ोतरी हुआ। तो आप कह सकते हैं कि इस प्रकार के विलयन में आयतन में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब अगला कह रहा है कि ऊर्जा में परिवर्तन, डेल्टा H, क्या ऊर्जा में परिवर्तन होता है? तो बिल्कुल यहां पर भी ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि इनके बीच किसी प्रकार का द्वेष ही नहीं रहता है कि आप जो है बाहर से इनको ऊर्जा देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें किसी प्रकार का बाहर से ऊर्जा नहीं देना पड़ेगा, तो इसलिए कहा जाएगा कि ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा H इसका 0 होगा। या कहीं कहीं पे आप देखिएगा कि एंथैल्पी में परिवर्तन लिखा हुआ है। तो एंथैल्पी में अगर आपको ज्यादा परेशानी हो रही है, तो एंथैल्पी का मतलब ही होता है ऊर्जा। तो एंथैल्पी में परिवर्तन रहे या ऊर्जा में परिवर्तन रहे, दोनों का मान जो है एक ही डेल्टा H लिखाता है, और डेल्टा H यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। तो अब यहाँ इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं। मेथेनॉल प्लस एथेनॉल, इसका जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा, आदर्श विलयन। हेक्सेन और हेप्टेन का जो विलयन तैयार होगा उसको भी हम लोग बोलेंगे आदर्श विलयन। तो आदर्श विलयन एक बार फिर से समझ लें
कि ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करें आदर्श विलयन कहलाता है, और इसमें किसी प्रकार का आयतन में भी परिवर्तन नहीं होता है और ना ही ऊर्जा में ही परिवर्तन होता है। तो आगे उदाहरण है मेथनॉल प्लस एथेनॉल और हेक्सेन प्लस हेप्टेन। अब हम लोग पढ़ेंगे, इसका ग्राफ देख लेते हैं आदर्श विलयन का। देखिए ग्राफ आपको राउल्ट का जो नियम था एकदम सेम टू सेम ग्राफ है, देखिए ध्यान से। देखिए यहां ऊपर में दाब ले लेंगे और यहां देखिए x1 बराबर 1 लेंगे तो x2 बराबर क्या होगा 0, और यहाँ x1 बराबर 0 लेंगे तो x2 बराबर हो जाएगा 1। अब ध्यान दीजिए x1 का वैल्यू जो है मोल, यहाँ दाब है, ठीक है, ये दाब हो जाएगा P1 नॉट। अब ध्यान दीजिएगा कि x1 का जो वैल्यू है वो अब घट रहा है, इधर से इधर जा रहे हैं, तो इसको ऐसे गिराते हैं, घटा दिए। अब उसके बाद ये जो हो गया आपका T1 प्रोपोर्शनल x1 हो गया, ये आंशिक दाब है, ठीक है। उसके बाद देखिए, और उसके बाद अगर H2 का आप ग्राफ बनाते हैं, अब देखिए यहां पर x2 0 है और x2 क्या है 1 है, ये बढ़ रहा है, तो ऐसे चला जाएगा। अब दूसरे भाषा में ऐसा भी समझ सकते हैं कि x2 1 है, ठीक है, यहाँ पर P2, तो अब यहाँ पर x2 1 है तो इधर आ रहा है तो 0, तो कम की ओर, और इधर से आप देखिएगा तो ज्यादा की ओर, तो आप दोनों में से कर सकते हैं। अभी टोटल इधर से मिल जाता था PT बराबर P1 प्लस P2, और ये आपका हो गया P2 प्रोपोर्शनल x2, ठीक है। या इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं P1 इक्वल टू P1 नॉट x1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P2 बराबर P2 नॉट x2। तो ये रहा ग्राफ किसके लिए, आदर्श विलयन के लिए। इसमें किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होता है, जो आप राउल्ट का ग्राफ देखे उसी प्रकार से इसका भी ग्राफ होता है। तो अभी हमने देखा आदर्श विलयन, ऐसा विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हो, क्या कहलाएंगे आदर्श विलयन, मेथनॉल प्लस एथेनॉल और हेक्सेन प्लस हेप्टेन। अब हम लोग देखेंगे अनादर्श विलयन। चलिए अब हम लोग देखेंगे अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो अभी हमने देखा आदर्श विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन कर रहा था, तो ऐसा विलयन के बारे में स्टडी हम लोग किए और फिर उसका ग्राफ को भी देखे। अब हम लोग देखेंगे अनादर्श विलयन। तो सबसे पहले डिफिनेशन ही देख लीजिए, जब कोई विलयन सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, अनादर्श विलयन कहलाता है, मतलब राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। तो देखिए ध्यान से, P टोटल आपके पास क्या था, P1 प्लस P2 था, इसका मतलब कि ये नॉट इक्वल टू होगा, पालन नहीं करेगा। तो P1 भी जो होगा P1 नॉट x1, ये भी पालन नहीं करेगा। जो P2 होगा ये भी पालन नहीं करेगा, P2 नॉट x2। तो पहला कंडीशन तो समझ गए कि एक ऐसा विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, वैसे विलयन को हम लोग बोलते हैं अनादर्श विलयन, ठीक है। अब समझना ये है आपको यहाँ पर कि ये विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, तो ये जो P टोटल है इसका मतलब कि इससे बड़ा होगा और नहीं तो फिर इससे छोटा होगा। दो ही कंडीशन उत्पन्न हो रहे हैं इसका, मतलब बराबर नहीं है ना, तो बराबर नहीं है तो इसका मतलब या तो ये बड़ा होगा नहीं तो फिर ये छोटा होगा। इसके आधार पर इसे दो पार्ट में पढ़ा जाता है, मतलब ऐसा आप बोल सकते हैं कि इसके आधार पर अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनात्मक विचलन करने वाले, धनात्मक विचलन करने वाले अनादर्श विलयन, और फिर
ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन। अब ध्यान दीजिएगा, मैं अभी बता रहा हूं कि ये Pt नॉट इक्वल टू P1 और P2 है, तो नॉट इक्वल टू कहने का मतलब ये हुआ कि या तो उससे कम होगा नहीं तो फिर ज्यादा होगा। तब इसी के आधार पर जो है अनादर्श विलयन दो प्रकार के। पहला कौन सा प्रकार, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, और दूसरा ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। तो अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि पहले धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन क्या होते हैं, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन क्या होते हैं। तो अब इससे पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं कि आयतन में भी परिवर्तन हो जाएगा। अगर नॉट इक्वल टू है तो आयतन में भी परिवर्तन और इसके एंथैल्पी में भी परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, या तो अवशोषण होगा नहीं तो उत्सर्जन होगा, आगे चलकर हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी तक हमने देखा कि जब कोई विलयन सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है तो वैसे विलयन को अनादर्श विलयन कहेंगे। और अनादर्श विलयन में आयतन जो है परिवर्तन होगा, मतलब नॉट इक्वल टू 0, और डेल्टा H भी मतलब एंथैल्पी भी या ऊर्जा ये भी परिवर्तन होगा। तो आगे चल के देखेंगे, अगर नॉट इक्वल टू है, P टोटल अगर नॉट इक्वल टू है, इसका मतलब कि या उससे ज्यादा है नहीं तो उससे कम है। तो इस स्थिति में अनादर्श विलयन दो प्रकार के हो जाता है। तो पहला धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, और फिर दूसरा ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। तब एक एक करके हम लोग इसको पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले बता रहे हैं ऋणात्मक, धनात्मक पहले देखिए, यहां मैं टाइटल दे दूंगा धनात्मक विचलन। देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन बातों को समझना है, आपको कंसेप्ट को समझना है, तो शॉर्ट में तो नहीं समझ पाइएगा। तो पूरा देखिए धनात्मक विचलन। तो अब धनात्मक विचलन को समझना है तो एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं कि जैसे देखिए यहां पर H2O में पता है आपको हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं CH3OH, इसलिए मैंने एग्जांपल नहीं प्रस्तुत किया है, मेथनॉल प्लस जल का एग्जांपल वाला प्रस्तुत किया है। तो देखिए यहां A के बीच अनोनय क्रिया और B के बीच अनोनय क्रिया। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं आप A के बीच A अनोनय क्रिया बता दे रहे हैं आपको, और B अनोनय क्रिया B के बीच, A के बीच अनोनय क्रिया, और फिर नॉट इक्वल टू आएगा A B के बीच अनोनय क्रिया, A B अनोनय क्रिया। चलिए देखिए ध्यान से, अब इसी बेस पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो A अनोनय क्रिया और B अनोनय क्रिया, विलयन जो बन रहा है वो राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहा है, तो ऐसे विलयन को ही बोल रहे हैं हम लोग अनादर्श विलयन। तो अब देखिए यहां पर H2O का एग्जांपल लिए हैं और CH3OH का एग्जांपल लिए हैं। एकदम बेसिक से समझिए, H2O में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है और इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, ध्यान दीजिए। तो H2 और H2O जब आपस में दो मॉलिक्यूल्स हैं तो ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जो है जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं। उसके बाद CH3 और CH3OH हैं तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब यहां तक कंसेप्ट पहले क्लियर हो गया। इसके बाद जब ये आपस में मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब ये आपस में H2O हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं। अब यहां देखिए CH3OH जब आपस में है तो इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये मतलब ज्यादा इनके ऊपर मतलब रूल रेगुलेशन लागू है, ये कुछ ज्यादा कर नहीं सकते हैं।
कहने का मतलब है कि एक अगर स्टूडेंट, डेली लाइफ का एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, कि यदि एक स्टूडेंट कोचिंग में है, अगर एक स्टूडेंट कोचिंग में है, चलिए, तो अभी मैं आपको बता रहा था, एक कोचिंग का एग्जांपल देके बता रहा था। तो चलिए एक बार फिर से समझते हैं बातों को, कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया था। अब देखिए, अभी मैं बताया कि ये जो पीटी होगा, कुल दाब होगा, वो नॉट इक्वल टू होगा उसके विलयन का आंशिक वाच दाब से। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहां पर T1 नॉट इक्वल टू होगा, चलिए पहले टोटल समझ लीजिए, उसके बाद यहां पर भी P1 जो है, P1 नॉट इक्वल टू x1 और P2 नॉट इक्वल टू P2 नॉट x2, ये भी नॉट इक्वल टू होगा। तो इस स्थिति में या तो कुल दाब जो है, कुल वाष्प दाब जो है कम होगा इससे, और नहीं तो ज्यादा होगा। दो कंडीशन निकलकर यहां पर आ रहा है, तो दो कंडीशन निकलकर आ रहा है। इसका मतलब है धनात्मक विचलन, और दूसरा आ जाएगा ऋणात्मक विचलन। अब ध्यान दीजिएगा, अब इस टाइप से दो आ जा रहा है अनादर्श विलयन। तो पहला आ जा रहा है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, और दूसरा आ रहा है ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। तो सबसे पहले हम लोग धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन की चर्चा करते हैं। तो यहां पर मैं धनात्मक विचलन को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल अभी तुरंत लिया था, मेथेनॉल। देखिए ध्यान से, पहले जल, ठीक है, और फिर मेथेनॉल। ध्यान दीजिएगा, अभी मैं बताया कि ए जब अनोनय क्रिया हो रहा है, अनोनय क्रिया, और फिर बी अनोनय क्रिया, तो फिर जाकर ए भी बन रहा है। अब ध्यान देना है कि ए अनोनय क्रिया और बी अनोनय क्रिया नॉट इक्वल टू ए बी अनोनय क्रिया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां H2, अभी मैं आपको कंसेप्ट बताया था कि H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, और CH3OH में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं कि जब कोई स्टूडेंट यदि कोचिंग में है, विचार कीजिएगा, जब कोई स्टूडेंट कोचिंग में है तो उस पर ज्यादा नियम कानून लागू होते हैं, जैसे कि मोबाइल नहीं चलाना है, ज्यादा नहीं बोलना है, आपको पनिश किया जाएगा। आप मेरे कोचिंग में पढ़ते होंगे तो आपको पता ही होगा। तो अब इस स्थिति में यदि यह घर चला जाता है, अगर इस स्थिति में अपने घर चला जाता है, तो क्या ये नियम लागू होते हैं उस पर? नहीं होते हैं। तो वही सेम स्थिति यहां पर भी है कि अगर H2O मतलब ए अनोनय क्रिया अगर यहां हो रहा है, ए अनोनय क्रिया यहां हो रहा है, तो इस स्थिति में हाइड्रोजन बॉन्ड है चूंकि, तो अब यहां पर यह आजाद नहीं है, इस पे नियम कानून ज्यादा लगेंगे। यहां पर अगर बी अनोनय क्रिया हो रहा है, अनोनय क्रिया हो रहा है, तो इस पे ज्यादा रूल लागू होंगे। ये भी नहीं उड़ सकता है, ये भी नहीं कुछ कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर भी तो H बॉन्ड है, यहां पर भी H बॉन्ड है। लेकिन जैसे ही ये आपस में मिल जाते हैं, जैसे ही आपस में ये मिल जाएंगे, जैसे ही ये आपस में मिल जाएंगे, तो इस प्रकार का रूप धारण कर लेंगे। तो ये जैसे ही आपस में मिले, इस टाइप से होगा। किस टाइप के होगा अभी समझिए। देखिए, दो H2O के बीच CH3OH आ गया, और दो CH3OH के बीच क्या आ गया? H2O आ गया। ऐसे समझिए फिर से। देखिए, दो H2O के बीच CH3OH आ गया, और दो CH3OH के बीच H2O आ गया। फिर देखिए, दो H2O के बीच CH3OH और दो CH3OH के बीच H2O आ गया। अब क्या हुआ कि इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड में कमी आ गई। ठीक है, अब ये नियम कानून को फॉलो नहीं करेंगे, अब इनके बीच कमजोर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लगा। इस स्थिति में आप ये बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी,
आप बोल सकते हैं कि अब इनके बीच अनुनय क्रिया कम हो रहा है। देखिए यहां पर अनुनय क्रिया ज्यादा था, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड था। यहां पर अनुनय क्रिया ज्यादा था, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड था। यहां पर अनुनय क्रिया कम है, क्योंकि यहां पर अनुनय क्रिया कम है। अनुनय क्रिया कम है। तो मैं आपको बता दूं कि अनुनय क्रिया जब कम है तो इसका मतलब उस विलयन का वाष्प दाब ज्यादा है। देखिए अनुनय क्रिया कम होने पर वाष्प दाब ज्यादा होगा। अनुनय क्रिया कम होने पर वाष्प दाब ज्यादा होगा। तो इस स्थिति में यहां पर आप चिन्ह को प्रदर्शित कर सकते हैं कि अनुनय क्रिया यहां पर कम हो रहा है, इसलिए वाष्प दाब ज्यादा होगा। तो इस स्थिति में जो अनादर्श विलयन होगा वो कैसा प्रदर्शित करेगा? धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। इसका मतलब अब समीकरण को आप प्रदर्शित कर सकते हैं Pt ग्रेटर देन P1 प्लस P2 और P1 ग्रेटर देन P1 नॉट x1 और P2 ग्रेटर देन P2 नॉट x2। अब आपको मैं बता रहा हूं इसका ग्राफ को, कि इसका ग्राफ किस प्रकार से होगा। ग्राफ भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं, इसको डिलीट करते हैं। देखिए इसको डिलीट करें, आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। चलिए इसको डिलीट करते हैं। अभी मैं आपको बताया कि अगर राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहा है तो दो प्रकार के कंडीशन निकल कर आ रहा है। पहला कंडीशन निकल कर आ रहा है कि धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, और फिर निकल कर आ रहा है ऋणात्मक विलयन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। ठीक है, अब देखिए ग्राफ की बात करते हैं। देखिए ग्राफ आपको बताते हैं, टाइटल दे दीजिए पहले, धनात्मक विचलन, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का एक ग्राफ है। देखिए थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए अब आपको पता है x1 इक्वल टू, अगर 1 लीजिएगा तो x2 यहां पर क्या हो जाएगा 0, और यहां x1 0 होगा तो x2 क्या हो जाएगा 0। पीछे का ग्राफ में आप सीख चुके हैं। तो आपको पता है कि x1 जब 1 है तो इधर जाएगा तो 0। तो अगर यहाँ ये वाष्प दाब आप लिए हैं तो इस स्थिति में ये नीचे की ओर आ जाएगा, नीचे की ओर आ गया। अब अगर ये P1 की बात करें तो ये हो गया आपका P1 प्रोपोर्शनल x1, और अगर इसकी बात करें P2 की बात करें तो P2 का ग्राफ इस प्रकार से होगा। देखिए ध्यान से, तो यहां देखिए x2 0 है और यहां पर x2 1 हो जाएगा। x2 0 है तो यहाँ x2 क्या होगा 1 होगा, तो ऐसे बढ़ सकता है, नहीं तो ऐसे भी आप कर सकते हैं कि 1 है तो ये नीचे की ओर आएगा। तो यहाँ 0 से 1 हो रहा है तो ये आगे चला जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा P2 प्रोपोर्शनल टू x2, और ये ऊपर से मिला दिया जाता है, इसलिए टोटल के लिए टोटल हो गया PT बराबर P1 प्लस P2। अब देखिए ध्यान से, यहां पर वाष्प दाब ज्यादा हो रहा है, यहां वाष्प दाब ज्यादा हो रहा है क्योंकि अनुनय क्रिया यहां पर कम हो रहा है। तो इस स्थिति में जब ज्यादा हो रहा है तो ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ पहले देखिए, ये ग्राफ इस टाइप से हो जाएगा, और ये ज्यादा हो रहा है तो इस टाइप से हो जाएगा, और ये ज्यादा हो रहा है तो इस टाइप से। क्लियर हो गया ग्राफ? तो ये ग्राफ रहा हमारा धनात्मक विचलन का, जब राउल्ट लॉ को पालन नहीं कर रहा है, एक वैसा विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहा है, तो वहां से दो कंडीशन निकल के आएगा, या तो कुल वाष्प दाब वो उसके आंशिक वाष्प दाब से कम होगा, नहीं तो आंशिक वाष्प दाब से ज्यादा होगा। तो जब ज्यादा होगा तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा, उसके लिए एक ग्राफ है। और अब हम लोग सीखेंगे ऋणात्मक विचलन जब प्रदर्शित करेगा तो अनादर्श विलयन किस प्रकार से होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं।
इसको मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए चलिए अब बात करते हैं ऋणात्मक विचलन की। ऋणात्मक विचलन नेगेटिव डेविएशन करा कि अनोनय क्रिया जब ज्यादा होगा तब वाष्प दाब कम होगा। उसका जस्ट अपोजिट जब अनोनय क्रिया ज्यादा हो जाएगा। तो इसका देखिए एग्जांपल क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन उसका जस्ट अपोजिट। तो CHCl3 और यहां पर एसीटोन है, C डबल बॉन्ड और CH3 और यहां पर भी एसीटोन और CH3। अब जब ये आपस में मिल जाएगा, जब ये आपस में मिल जाएगा तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होगा। तो जब ये आपस में मिल जाएगा, ये आपस में मिल जाएगा, देखिए ये आपस में जब मिल जाएगा तो इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा हो जाएगा और यहां पे अभी हाइड्रोजन बॉन्ड कम है और यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड कम है। तो जब ये आपस में मिल जाएंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पर ज्यादा हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी के बीच जो अनोनय क्रिया है, अनोनय क्रिया वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अनोनय क्रिया ज्यादा हो जाएगा और अभी ए और ए के बीच जो अनोनय क्रिया था, अनोनय क्रिया जो था वो क्या था, कम था, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड यहां क्या था, कम था। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। और यहां बी और बी के बीच अनोनय क्रिया था, यहां पर भी कम था, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पर भी कम था। तो इस स्थिति में ए जो है इसके पास बहुत आजादी थी, मतलब घर में था। आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक स्टूडेंट घर में था और कहां चला गया है, कोचिंग में चला गया है। तो पुनः कोचिंग में आ गया, इसका मतलब अनोनय क्रिया यहां पर ज्यादा होगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पर ज्यादा हो रहा है। अब इस पे रूल नियम लागू फिर से हो जाएंगे, ये नहीं उड़ पाएगा। इसका मतलब कि अनोनय क्रिया जब ज्यादा होगा तो इस स्थिति में विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो कम होगा। तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। अब अनोनय क्रिया यहां पर ज्यादा हो रहा है तो अनोनय क्रिया ज्यादा होगा तब वाष्प दाब कम होगा। उदाहरण क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। तो ये रहा ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन का एक्सप्लेन। बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। एक क्लोरोफॉर्म है, ए अनोनय क्रिया, H बॉन्ड यहाँ पर कम है, यहाँ पर भी कम है, लेकिन जैसे ही आपस में मिल रहा है ए बी अनोनय क्रिया, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ज्यादा हो जा रहा है। इसलिए अनोनय क्रिया जब ज्यादा हो रहा है तो विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो अब हम लोग इसको मैथमेटिकल कैसे लिखेंगे, कम कर देंगे P1 प्लस P2 और यहाँ P1 को अगर लिखना होगा तो लेस देन लिखना पड़ेगा आपको, P1 नॉट x1 और P2 कैसे लिखेंगे, लेस देन P2 नॉट x2। अब इसका सीखते हैं हम लोग ग्राफ। ऋणात्मक विचलन का किस प्रकार से ग्राफ होगा अब उसको समझते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो लास्ट स्टेज है, अब इसके ग्राफ को सीखते हैं। चलिए अब इसके ग्राफ को सीख लेते हैं। देखिए इसके ग्राफ को सीखते हैं। कोई वीडियो को स्किप करके नहीं देखेगा। अगर आप स्किप करके वीडियो को देखते हैं तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है, शुरू से देखना है और रोक रोक कर वीडियो को आप पॉज कर करके फिर से देखकर आप समझिए कि आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन क्या है। नहीं तो आप जानते ही हैं कि कोचिंग का स्थिति क्या है, रटवा देंगे, काम खत्म हो जाएगा। इसलिए बारीकी चीज को समझिए। जिस प्रकार से क्लास में आपको पढ़ाया जाता है उसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी, मैं लॉकडाउन चल रहा है आपको पता ही होगा, उस स्थिति में मैं चाह रहा हूं कि आप घर में बैठकर केमिस्ट्री और फिजिक्स को एक बेहतर ढंग से सीखें। इसलिए आप वीडियो को स्किप करके नहीं देखेंगे, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे। तो देखिए ध्यान से, अब इसका ग्राफ बनाते हैं हम लोग। यहाँ टाइटल दे देते हैं ऋणात्मक विचलन, नेगेटिव डेविएशन। चलिए देखिए
अब आप यहां पर लीजिए x1 बराबर 1 तो x2 क्या हो जाएगा 0, और यहाँ x1 बराबर 0 तो यहाँ x2 बराबर हो जाएगा 1। तो इसके लिए जब x1 1 से 0 की ओर जाएगा तो ऐसे ग्राफ आ जाएगा, और यहाँ पर आप P2 के लिए बना ले, P1 के लिए था, P2 के लिए देखिए 0 से बढ़ रहा है तो ऐसे हो गया, और ऊपर ऐसे मिल जाता है कुल लिखा गया P1 प्लस P2, और ये लिखा गया P1 प्रोपोर्शनल x1, और ये लिखा गया P2 प्रोपोर्शनल x2। अब यहाँ क्या हो रहा है कि अनुनय क्रिया ज्यादा हो रहा है, तो अनुनय क्रिया जब ज्यादा होगा तब विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो विलयन का वाष्प दाब कम होगा तो सबसे पहले देखिए इसका कम होगा तो इस साइड से हो जाएगा, इसका कम होगा तो इस साइड से होगा, अब इसका कम होगा तो इस साइड से होगा। तो आपका एक ग्राफ बनकर क्लियर हो गया है, ऋणात्मक विचलन का एक ग्राफ है। तो अभी हमने देखा अनादर्श विलयन की जब कोई विलयन सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, अनादर्श विलयन कहलाता है। इसका मतलब राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा तो दो स्थिति उत्पन्न होगा, या तो विलयन का जो वाष्प दाब है, कुल वाष्प दाब है, या तो कम होगा उसके आंशिक दाब से, और नहीं तो फिर ज्यादा होगा। इस स्थिति में हमने अनादर्श विलयन को दो प्रकार से देखा। पहला धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन, और उसके बाद देखा ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले का मेथनॉल प्लस जल, और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला आदर्श विलयन क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। तो ये रहा आज का टाइटल, आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन। आप पूरा वीडियो को देखिएगा तभी समझ में आएगा, पूरे एनसीईआरटी का कंटेंट जो है आपको समझा दिया गया। आगे टाइटल है अनुसंख्यक गुणधर्म, हम लोग देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल है। अनुसंख्यक गुणधर्म के बाद आपका ये टाइटल सॉल्यूशन समाप्त हो जाएगा।